देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो यहाँ पे जो लाइन में जुड़े हुए हैं वो भी अपना जवाब दीजिएगा, है ना। करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया। इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब मामला यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, तो देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे अधिकारी थे। गौर से सुनिएगा, है ना। देखिएगा, एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और इसका स्थापना हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। इंग्लैंड के बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर लंदन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी का स्थापना किया जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो कंपनी भारत में व्यापार किया, लेकिन भारत की कमजोर स्थिति को देखते हुए, जैसे 1757 में हम अंग्रेज से प्लासी का युद्ध हार गए, 1764 में अंग्रेज से हम बक्सर का युद्ध हार गए। इससे अंग्रेज का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने भारत में राजनीति करना भी शुरू कर दिया। और भारत में राजनीति शुरू कर दिया तो उसकी कंपनी ग्रोथ कर गई। अब उसकी कंपनी ग्रोथ कर गई, लेकिन अंग्रेज सरकार कंपनी के लिए कोई ऐसा कोई बढ़िया नियम बनाया नहीं था। तो जो कंपनी को संभाला वही आदमी पैसा खा गया, वही हड़प गया, तो कंपनी चल गया घाटे में। अब कंपनी घाटे में चल गया तो पहली बार अंग्रेज सरकार कंपनी के लिए एक कानून लेकर आया था। उस कानून को कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब कानून आ गया साहब, तो हम ये कहते हैं कि कानून बना दीजिएगा और कोर्ट बनेबे नहीं कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट बनेबे नहीं कीजिएगा, तो उसको कार्रवाई कहाँ होगी? गलती करने वाले को सजा कहाँ मिलेगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जैसे जब कानून आया तो उस कानून को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1774 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। तो अगर पूछा जाए कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, तो 1774 में हुआ, लेकिन किस एक्ट के तहत हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रहेगा ना, पूछेगा तो बना दीजिएगा। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि प्रारंभ में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? शुरुआत में एक ही महाद्वीप था। देखिए कह रहा शुरुआत में एक ही महाद्वीप था। ये भाई ध्यान दो, अभी महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। अभी महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। तो अभी महाद्वीपों की संख्या 7 है, लेकिन बताया जाता है कि जब कार्बोनिफेरस युग चल रही थी, ध्यान, बताया जाता है, युग होता है ना, है, बताया जाता है कि जब कार्बोनिफेरस फेरस है ना, तो बताया जाता, ध्यान देगा चलिए स्टूडेंट, बताया जाता है कि पहले क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। कह रहा है ना कि प्रारंभ में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? तो पैंजिया नाम था। जिसका नाम क्या था? पैंजिया। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, बल्कि ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा है 2020 शायद 2021, डेट नहीं हमको याद है, 2020 से 2021 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान देगा। तो क्या है कि कार्बोनिफेरस युग थे, जैसे अभी युग चल रही है ना, तो उसी तरह से कार्बोनिफेरस युग थी। तो कार्बोनिफेरस युग में, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछेगा, समझ ना, फिर से हम बढ़िया से बता देते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिएगा बच्चा घबराएगा काहे के, ध्यान दीजिएगा चंदन, समझ ना, नहीं समझ में आया दोबारा, एक बार से काम नहीं चलेगा। देखिए कह रहा है ना कि प्रारंभ में यानी जब धरती की उत्पत्ति हुई और धरती पर जीवन आई तो धरती पर कितने महाद्वीप थे? तो अभी हम जानते हैं कि धरती पर 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। अभी धरती पर 7 महाद्वीप है, लेकिन शुरुआत में धरती पर एक ही महाद्वीप था। ये कह रहा है कि प्रारंभ में धरती पर एक महाद्वीप था
जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है पैंजिया, पैंजिया। हम अब उसी पैंजिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो बताया जाता है कि प्रारंभ में एक ये हो गई आपकी धरती, हो गई धरती, ऐसे रफ के रूप में बता रहे हैं, ये धरती हो गई। तो धरती पर एगो महाद्वीप था, धरती पर एगो महाद्वीप था। शुरुआत में धरती पर एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप का नाम था पैंजिया महाद्वीप, पैंजिया महाद्वीप। और धरती पर एक ही गो महासागर भी था, धरती पर एक ही गो महासागर भी था और उस महासागर का नाम था पैंथालासा, पैंथालासा। उस महासागर का नाम था पैंथालासा। और ये कहानी है कार्बोनीफेरस युग की। कब की है? हाँ, ये कहानी जो है ना वो कार्बोनीफेरस युग की है। बताया जाता है कि जब कार्बोनीफेरस युग चल रही थी, और इसको कार्बोनीफेरस युग इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें कोयले की उत्पत्ति हुई थी। तो बताया जाता है कि जब कार्बोनीफेरस युग चल रही थी तो ये कहीं महाद्वीप था और ये कहीं गो महासागर था। जो महासागर है जिसका नाम है पैंथालासा। क्योंकि हर चीज को पहचानने के लिए हम नाम देते हैं ना, तो जर्मनी के फ्रेड वेगनर ने इसका नाम दे दिया कि एक ही समुद्र था जिसका नाम था पैंथालासा और ये कहीं वो द्वीप था या महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। तो चलिए ये भी आपका हो गया और ये भी हो गया। लेकिन आगे चलकर जानते क्या हो गया? ये पैंजिया महाद्वीप जो है दो भागों में टूट गया। आगे चलकर पैंजिया महाद्वीप दो भागों में टूट गया, एक ऊपर का हिस्सा दूसरा नीचे का हिस्सा। तो ऊपर का हिस्सा जो हुआ ना वो कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और नीचे का जो हिस्सा था ना वो कहलाया गोंडवाना लैंड। तो ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड। और जो अंगारा लैंड जो था ना उसे देखिए कौन कौन महाद्वीप बना। अंगारा लैंड से बना एशिया, अंगारा लैंड से क्या बना? एशिया। अंगारा लैंड से बना यूरोप, यूरोप। अंगारा लैंड से बना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो क्या महाद्वीप हुआ? तीन हुआ ना। अब गोंडवाना लैंड से देखिए क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका बना। और फिर बना अफ्रीका, अफ्रीका के बाद बना अंटार्कटिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो तीन महाद्वीप इससे बना, चार महाद्वीप। किस्मत में एक ही महाद्वीप था जो पैंजिया, तो महाद्वीप बना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड टूट के तीन बना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड टूट कर चार बना, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। प्लीज समझ में आया कि रिपीट क्या पड़ेगा? समझ में सबको आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे समझिएगा। आगे वर्साई की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुआ? तो एगो वर्साई की संधि हुई थी, तो इसका वर्साई की संधि का सबसे अधिक क्षति हुआ जर्मनी को। किसको हुआ? जर्मनी को हुआ। अब देखिएगा, ध्यान दो, वर्साई की संधि है क्या? वर्साई की संधि है क्या? कभी कभी गांव में देखे हैं, गांव में कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उसमें एक आदमी को ज्यादा मतलब कि परेशान कर देता है। मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ गोतिया में, अब गोतिया में लड़ाई झगड़ा हुआ तो जो चतुर लोग, जो आदमी चतुर होते हैं गांव में अक्सर देखिए क्या क्या होता है जो, हाँ गांव में दो टाइप के लोग होते हैं। घर ही में, जिससे कहने का मतलब कि घर में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं साहब थोड़ा नेता टाइप के होते हैं, उनकी पहुंच पकड़ होती है मुखिया सरपंच विधायक तक। वो बेचारे जो होते हैं वो उतना पहुंच वाले नहीं होते हैं। अब उसी के घर में जब बंटवारा होता है ना, तो जो पहुंच वाला आदमी होता है ना वो पंचायती में ऐसा आदमी के लिए आता है ना कि उसी का चेहरा देख, मतलब बोलना तो उसी के तरफ से बोलना है, समझना, इसके तरफ से नहीं बोलना। तो जब उसके तरफ से बोलता है ना तो पंचायती तो हो जाता है, लेकिन पंचायती में ये बच्चा जो सीधा आदमी है ना सबसे अधिक शोषण इसी का होता है, इसी का होता है ना। अब उसी तरह से यहाँ भी हुआ। यहाँ देखिए प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से चला 1918 तक, 1914 से चला 1918 तक। तो आप सुने होंगे प्रथम विश्व युद्ध। चलिए हाँ, पंखा बंद करो, पूरा पंखा बंद करो, पूरा पंखा जल्दी बंद करो, पंखा ये भी बंद करो, लाइन नहीं दिए वो ये, तो कोई बात नहीं, तो ध्यान देगा। तो ये होगा प्रथम विश्व युद्ध।
तो कह रहा ना कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना वो 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। जोड़े तो कितना बरस हो गया? 4 बरस। तो 4 बरस तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ साहब। तो एक हुआ प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, और तृतीय विश्व युद्ध अभी हुआ नहीं है, न होगा, नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि होगा तो बहुत नुकसान होगा, समझना। एगो रूस यूक्रेन झगड़ा किया, जितना महंगाई बढ़ गया है ना। तो ध्यान देगा, फिर से आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा, ये हुआ प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में खत्म। तो हर युद्ध के बाद एगो संधि होता है साहब, समझौता होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो इसको खत्म होते ही एगो संधि हुई, जिसका नाम रखा गया वर्साई की संधि। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ ना, इसको खत्म होते ही एगो संधि हुआ, तो ये संधि का नाम रखा गया वर्साई की संधि। तो कभी पूछा कि वर्साई की संधि किस युद्ध को खत्म करने के बाद हुआ था? प्रथम युद्ध। यानी प्रथम विश्व युद्ध में किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, कौन गलती किया, अब ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो समझौता हुआ। इसी समझौता को नाम रखा गया वर्साई की संधि। अभी वर्साई की जो संधि हुई साहब 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ। अब झगड़ा के बाद में समझौता होगा, 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ। इस समझौता में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसा बढ़िया बढ़िया देश एक तरफा हो गया और जर्मनी पर सब थोप दिया, सब मिलकर जर्मनी पर थोप दिया। जर्मनी पर थोपा गया कि बाबू ये युद्ध में सबसे बदमाशी तू ही किया, इसलिए तुम्हारा कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ कुछ रुपया तुमको देना पड़ेगा जो युद्ध में खर्चा हुआ हम लोग को। जो सब मिलकर लड़ा ना, सब मिलकर लड़ा तो बोला कि तोरा गलती है, तू ही गलती किया तो झगड़ा हुआ है, तो जमीन दो हमको, और जो युद्ध में पैसा खर्चा हुआ वो दो। बेचारा जर्मनी अकेले दे दिया, क्या करेगा, जर्मनी अकेले दे दिया। अब सोचिए कोई एगो देश देगा तो उसका सोचने ना हुआ ना, उसका क्षति ना हुआ। वर्साई की संधि में किसका क्षति हुआ? जर्मनी का क्षति हुआ, और किसका क्षति होगा? अब वर्साई की संधि के तहत जो जर्मनी, ध्यान दो, हमको घर में नहीं लग रहा है जी, लग रहा है ना, तो फिर इसमें सोचना क्या है? ध्यान देगा, यही पसीना से तो इतिहास लिखाएगा, है ना। अब ध्यान देगा कि ये पिंकू सर थे, है ना, पंखा बंद करके पढ़वाते थे, है ना, का हाँ लाइन कर रहा था ऐसे ही, पागल हो गया। चलिए, तो अब ध्यान देगा, अब वर्साई की संधि हो गया। वर्साई की संधि में किसको नुकसान हुआ? जर्मनी को, सिंगल बचा जर्मनी को नुकसान हुआ। अब जर्मनी के नुकसान हुआ तो उस समय तो चल गया, लेकिन आगे चलकर इसी जर्मनी का राजा बना हिटलर। हिटलर बना तो उन्होंने, जानते क्या बोला? इन्होंने बोला वर्साई की संधि की नाश हो, वर्साई की संधि की। हाँ, तो कभी पूछा जाए किसने कहा था कि वर्साई की संधि की नाश हो, तो उन्हें हिटलर कहा था। हिटलर बोला कि हम वर्साई की संधि को नहीं मानते हैं, और वर्साई की संधि को नहीं मानते हैं। और दूसरा विश्व युद्ध का भी शुरुआत यही हिटलर कर दिया। यही हिटलर जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत किया, जो 1939-1945 तक चला, समझ गए ना। तो चलिए, वर्साई की संधि में सर्वाधिक क्षति किसको हुआ? जर्मनी का हुआ। चलिए आगे देखिएगा, आगे चलिए। लाइव क्लास में कौन जुड़े हुआ है? देखिए आपका मोबाइल, आप लोगों को कोई दिक्कत ना है जी? जो लाइव जो है जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आवाज वगैरह सब सही है, चलो ठीक है। ध्यान देगा, अब कह रहा है ना कि लोकतंत्र का कार्य, लोकतंत्र का, ध्यान दो, कह रहा है लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? हाँ असंभव, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, असंभव है, तो ना कोई टाइपिंग में दिक्कत हुआ। तो हमें कहना है ना कि लोकतंत्र का कार्य का संचालन किसके अभाव में असंभव है? बताइए कि कौन इसका राइट आंसर होगा? कौन होगा? हाँ, राजनीतिक दल के। अब कहे कि ध्यान देगा, लोकतंत्र का कार्य का संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक दल के। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। ध्यान दो, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और जनता की शासन को डील करने के लिए होता है साहब राजनीतिक दल। क्योंकि हम सब लोग देश नहीं चला सकते हैं, तो हम सब लोग देश नहीं चला सकते हैं, लेकिन हम किसी खास पार्टी को वोट देके उसको देश चलाने के लिए बैठा सकते हैं। तो लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकती है साहब।
इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में है। ये है अनुपम झील साहब, समझना, ये आपका बिहार पुलिस का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में है, अनुपम झील, ये पढ़ा हुआ है बैच में ना। कैमूर की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर की जो पहाड़ी है ना, वो चूना पत्थर के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए फेमस है ना। अब देखिएगा, अब देखिएगा हल्लाबंद, अब कैमूर की जो पहाड़ी है, देखिए मान लेते हैं ये कैमूर की पहाड़ी हो गई, ये हो गई कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, ये है कैमूर की पहाड़ी। तो कैमूर की पहाड़ी है किन किन राज्यों में, ये मध्य प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। हाँ, ये बिहार में है। तो कैमूर की पहाड़ी जो है ना, वो तीन राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, एमपी, यूपी और बिहार। बिहार में टोटल 38 जिला है, लेकिन 38 जिला में से 2 ही जिला में है, एक वो कैमूर में है, हाँ, और एक रोहतास में है, एक कैमूर में है और एक रोहतास। तो कैमूर का पहाड़ी किस लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए, और कुछ के लिए नहीं। हाँ, चूना पत्थर के साथ साथ लाल बालुआ पत्थर, वो जरूरी है कि ऑप्शन में चूने पत्थर आएगा, तो ये लाल बालुआ पत्थर के लिए भी फेमस है। आगे ये होगा 1576, ये आंसर काटे पड़ेगा, ये होगा, ध्यान देगा, हाँ 1576 होगा। अब कह रहा है ना कि ए ध्यान दो, कह रहा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हाँ हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, वो 1576 ईस्वी को हुआ था। इसका स्मॉल डेट है 28 जून, 18 जून, इसका जो स्मॉल डेट है 18 जून। तो ए भाई ध्यान दो, मामला क्या है वो समझो। मामला ये है ना कि एक राजस्थान राज है, ठीक है, एक राजस्थान राज है, और राजस्थान में एक राजस्थान राज में है, और राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है हल्दी घाटी, बल्कि हल्दी घाटी का एक दर्रा भी है ना। पूछा जाए कि हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है, तो राजस्थान में। तो राजस्थान एक राज है, और राजस्थान में हल्दी घाटी नामक कोई जगह है। इसका नाम हल्दी घाटी इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ का मिट्टी पीला है। कभी कोई पूछ दे कि हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी काहे पड़ गया, इसका मिट्टी पीला है साहब, और हल्दी भी होता है पीले, तो इसका मिट्टी पीला होने का इसका नाम रखा गया हल्दी घाटी। तो 18 जून 1576 ईस्वी को, 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप, मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर, मुगल शासक, इधर ध्यान दीजिए, मुगल शासक अकबर के बीच में युद्ध हुआ, अकबर के बीच में युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ। और इस युद्ध में हुआ यह साहब कि ये युद्ध एक ही दिन चलबे किया 18 जून को, लेकिन 18,000 आदमी मराया। हाँ, दोनों तरफ से 18,000 आदमी मराया। 18 जून के युद्ध हुआ, 18,000 आदमी मराया, एक दिन में दोनों तरफ से मिला के, एक तरफा नहीं है, बल्कि इसका हम देखिए कटिंग रखे हुए हैं, इसका कटिंग आए हैं। कह रहा महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों के खून से लाल कर दी थी हल्दी घाटी। आगे कहा गया महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का भीषण युद्ध लड़ा गया। महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला पत्ती, गुरिल्ला में समझते हैं ना, हाँ, छिप छिप कर लड़ने वाला, ये से गुरिल्ला युद्ध। देखिएगा ये गुरिल्ला युद्ध है ना, ध्यान देगा, ये जो गुरिल्ला युद्ध है ना साहब, तो गुरिल्ला युद्ध का ज्वाइंट शिवाजी से भी है ना, शिवाजी का नाम इसमें सबसे बड़ा आता है गुरिल्ला युद्ध में। तो महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला युद्ध की गुरिल्ला पत्ती से लड़ाई करके मुगल सेना में भगदड़ मचा दिया था। दोनों तरफ के लगभग 18,000 सैनिक मारे गए थे, बल्कि ये युद्ध एक ही दिन चला था।
हाँ, एक ही दिन में 18,000 आदमी मार गया। इसमें हुआ का, महाराणा प्रताप अचानक अटैक कर दिया अकबर पर, अचानक अटैक किया तो मारा गया इसका ढेर आदमी, समझना। चलिए आगे देखिएगा, है इसी में और है जी, इसी में और है, देखिएगा। देखिए ये कह रहा 1526 में कहा हुआ था, है ना। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के, हाँ, इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर का जीत हुआ, इब्राहिम लोदी का हार हो गया। तो पहले 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर का जीत हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया। हाँ, हार गया। इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार दिया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक पहला राजा था, एकमात्र राजा था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत के कोई राजा लड़ते हुए नहीं मराया है, लेकिन इब्राहिम लोदी मराया था साहब। 1539 ईस्वी में कहते हैं ना, 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ये चौसा का युद्ध हुआ था बिहार के बक्सर में, बिहार राज्य के, हाँ, ये चौसा का युद्ध हुआ था बिहार राज्य के बक्सर में। अभी चौसा का युद्ध हुआ था साहब, बाबरे के बेटा था हुमायूं ना, हाँ, बाबर के बेटा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में। इस युद्ध का भी यही हाल रहा, यही हाल नहीं है, इसका हाल चेंज रहा। इसमें हुमायूं की हार हो गई, शेरशाह सूरी का जीत हो गया। इसको तो जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ गया। हाँ, तो युग का ही हुआ था। एकदम कह दे साहब, बिहारी जो होता है ना साहब, बहुत तेज होता है। ऐसे ही फालतू में, ऐसे ही मतलब हम लोग के लिए, हम लोग के बारे में बताया जाता है, एक बिहारी 100 पे भारी। हम तो कहते एक बिहारी 1 लाख पे भारी है। पुराने जमाने की बात अलग होगा, आजकल की बात अलग है ना। अब तो आज के बाद कभी नहीं बोलना एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 1 लाख पे भारी। हाँ, ये लड़का देखो सही दिमाग बस संख्या 28,000, एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार छोड़ के अपने अपना राज्य में ना, अपना राज्य में भाई भाई ना। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा, देखिएगा। ऐसे शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, याद रखिएगा। कहाँ है? सासाराम में है। एक, हाँ, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है साहब, वो है सासाराम में, याद रखिएगा। ये आगे आगे 1757, कुछ याद है 1757 में हुआ है? कौन युद्ध हुआ है? 1757 में हुआ है साहब प्लासी का युद्ध। 1757 में हुआ है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब, अरे तो कम बोलो सुमित ना, सिराजुद्दौला, थोड़ा कम बोलो, हमसे पहले बोलते गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और आपका सिराजुद्दौला, वो एक रॉबर्ट क्लाइव था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। बल्कि ये युद्ध में, ये इस युद्ध को तो हम युद्ध नहीं मानते हैं, सिराजुद्दौला के अपने आदमी सब धोखाधड़ी कर दिया था, इसलिए वो हार गया, समझना। अपने आदमी धोखाधड़ी कर दिया था, चाहे जो भी है, लेकिन सिराजुद्दौला की इसमें हार हो गई और रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया। रॉबर्ट क्लाइव वही आदमी ऐसा जिसको बंगाल का नवाब बना दिया गया था। बंगाल का पहला नवाब नहीं, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर कभी पूछ दे एग्जाम में कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। आगे देखिएगा, आगे समझ में आ गया ना इतना। चलिए अभी ये वाला देखिएगा। कह रहा है दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। हाँ, दुर्गावती जलप्रपात है वो आपके कैमूर जिला में है ना। ऐसे भोजपुर की बात करें, देखिए गंगा नदी सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? हाँ, ऐसे चौसा के मैदान के पास टच करती है, समझना। लेकिन जिला
भोजपुर में एंट्री मारती है, मतलब हल्का सा चौसा के मैदान के पास ना है। तो अगर पूछा जाए कि भोजपुर सबसे, गंगा नदी सबसे पहले बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? भोजपुर जिला में। लेकिन दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? हाँ, कैमूर में है। अब आगे देखिएगा, कह रहा सती प्रथा के अंत का विरोध किसने किया था? सती प्रथा के अंत का विरोध किसने किया? अरे गौर से क्वेश्चन सुनिए, सती प्रथा के अंत का, सती प्रथा का जो अंत हुआ ना, उसका विरोध कर दिया। देखो पहले, ध्यान दो, ये बात समझो पहले, ये ध्यान दो, ये है सती प्रथा, ठीक है, विकास सामने ला देते हैं। ये है सती प्रथा। सती प्रथा का अंत हुआ 1929 ईस्वी में, 1829, मिस्टेक हो गया। देखो ये है सती प्रथा। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में। अंत करने वाला व्यक्ति है लॉर्ड विलियम, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी है, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में, अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन सती प्रथा को अंत करने में सहयोग रहा राजा राम मोहन राय का। सहयोग रहा राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का सहयोग रहा, राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा में होता क्या था? अगर पुरुष की मौत हो गई साहब, तो उनकी पत्नी को अब जिंदा मारना पड़ेगा। सती प्रथा का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं समझते, चंद नहीं समझ रहा। पहले सती प्रथा का मतलब समझ लो, उसके बाद जीके पे हम बात करेंगे। देखिए क्या होता है ना, पहले सती प्रथा है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिएगा, वेद में कहीं सती प्रथा का चर्चा नहीं है, रामायण में भी कहीं सती प्रथा का चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन सती प्रथा का शुरुआत कब हुआ ये किसी को भी बढ़िया से पता नहीं है। लेकिन सती प्रथा का पहला उल्लेख देखने के लिए मिलता है गुप्त काल के ईरान अभिलेख से। सती प्रथा का पहली बार चर्चा किस में हुआ है? ईरान अभिलेख में। इसमें होता यह था कि अगर पुरुष का मौत हो गया ना, तो उनकी पत्नी को जिंदा मारना पड़ेगा। अगर पत्नी की मौत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पति का मौत हो गया साहब, तो उनकी पत्नी को उनकी चैट के मारना, जलना पड़ेगा जिंदा। तो इस प्रथा को नाम दिया गया सती प्रथा। इस प्रथा का नाम दिया गया सती प्रथा। और ये सती प्रथा दो, ये सती प्रथा लंबा दिन तक चलते रहा। और आपको हम एक चीज बोल देते हैं, कोई भी आदमी अगर सामने आके खड़ा होता है ना, तो जब तक उस पर नहीं गुजरेगा ना, तब तक वो नहीं खड़ा होगा। वो फिल्म आया था, फिल्म देखे थे हम, टॉयलेट ना, टॉयलेट एक प्रेम का था। उसमें क्या था, अक्षय कुमार जो थे वो क्या किए, वो सबके लिए, मतलब सबके बाथरूम के लिए लड़े नहीं साहब, उनकी खुद की पत्नी बाथरूम के लिए नहीं आ रही थी, तो तब जाके सबके लिए लड़े ना। तो बहुत बार देखते होंगे, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो जब उन पर कुछ होता है तो वो आवाज उठाती है, लेकिन जब आवाज उठाती है तो बोलते हैं हम अपने लिए नहीं, सबके लिए आवाज उठाए हैं, सबके लिए आवाज उठाए हैं, समझना। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ गुजरता है। जब उस पर गुजरता है ना, और जब वो आवाज उठाता है ना, तो ये कहीं सोचता है कि अब पूरे समाज के लिए लड़ना है। मतलब अब किसी लड़की के साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ तो हुआ, अगर हम लड़की हैं, हमारे साथ गलत हुआ तो हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ ली है, लेकिन अब किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे। तो मतलब आदमी में पहले खुद ही आया, उसके बाद दुनिया के लिए लड़ा। तो वही बात इसमें भी है। सती प्रथा था, राजा राम मोहन राय सोचते थे कि सती प्रथा का अंत होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा वो सीरियस नहीं थे। लेकिन वो सीरियस तब हुए जब वो चले गए विदेश, उनके भैया की मौत हो गई। उनकी भैया की मौत के बाद गांव वाले ने उनके भाभी को जिंदा जला दिया। राजा राम मोहन राय विदेश से जब वापस आए तो उनको बताया गया कि आपका भाई का मौत हो गया था और गांव वाले ने आपके भाभी को जिंदा जला दिया सती प्रथा के नाम पर। तब उनको बहुत खराब लगा और कहीं ना कहीं प्रश्न उन पर गुजरा, वो प्रश्न उन पर गुजरा।
और उसी जगह पे मन ही मन सोच लिए थे कि सती प्रथा को अंत करके रहना है तो रहना है। लेकिन कोई सिंगल आदमी कोई चीज का अंत नहीं कर सकता साहब, हम यहाँ कोई सिंगल अंत नहीं कर सकते हैं, इसके लिए वो टीम खड़ा करना पड़ेगा। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत करने के लिए एक टीम खड़ा किया जिसका नाम रखा गया ब्रह्मा समाज, जिसको बोलते हैं ब्रह्म समाज। क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रह्म समाज बोलते हैं। देखिएगा, राजा राम मोहन राय क्या किया? ब्रह्म समाज का स्थापना किया। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किया। क्या किया? ब्रह्म समाज का स्थापना। इसका स्थापना किया वो 1828 ईस्वी में। संस्थापक कौन होगा? राजा राम मोहन राय। तो कभी पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ और किसने किया? राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय अब एक टीम खड़ा करनी है, लोगों के पास जाते थे, लोगों को बोलते थे कि भाई सती प्रथा गलत चीज है, लेकिन कोई सिंगल आदमी का कौन बात सुनेगा जी? अगर हम लोग 50 आदमी मिलकर चल जाए और बोले कि किसी व्यक्ति के घर में मौत हो गई है तो भोज करना गलत बात है, ऐसे भोज करवाना भी कोई बढ़िया चीज नहीं है साहब। तो अगर किसी को बोले हम लोग अगर यहाँ पे से उठे बोले कि देखिए भोज नहीं करवाइए, ये सब गलत चीज है, गांव वाला आदमी बोला कि ना होगा साहब, ये खाया हाँ अपने ना खिलावेगा ना, कैसे नहीं होगा? समझ ना। आपको बताते हैं, टीचर है, उनका नाम नहीं लेंगे, कंपटीशन के टीचर है, उनको से हम बोले ना, बल्कि मेरा एक स्टूडेंट भी था, सपोर्ट कर रहा था, बात बताऊं कि सर भोज खत्म हो जाना चाहिए। काहे खत्म होगा सर? साहब ये खाया अपने ना खिलावेगा। समझना, तो ये उनकी सोच नहीं है, 75% की सोच है, या 80% भी हो सकता है। तो 80%, अरे यार हमारे गांव में आदमियों की मौत होती है ना, आधा अगर बूढ़ा आदमी का मौत हो गया तो बहुत से आदमी को दिन जोड़े लगता है। दिन जोड़े लगता है, समझना। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। तो आप देखिएगा, अगर हम लोग चाहें कि अगर इसे हम चाहे अकेले तो वहां जाएंगे, तो अगर अकेले जाएंगे तो उठा के फेंक देगा जी, बोला कि पहले खाए पिए तो समय ना। एक वो बताते हैं, एक किसी लड़के की मौत हो गई थी, समझ ना, वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़के की मौत हो गई थी और उनके पिताजी लगता है मीडिया वाले के इंटरव्यू दे रहे थे, पीछे से वो आके बोलता है कि खिलाना को तो खिलावा, भातवा ठंडा हो रही थी, समझ ना। जवान लड़का की मौत हो गई साहब, मीडिया वाले उनके पिता से पूछ रहे हैं, गांव वाले को बहुत ठंडा होगा टेंशन है, तो तुम जाइयो, समझ ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब एक आदमी कोई सोचेगा तो नहीं हो सकता है, अगर आप ठीक है हम लोग 50 आदमी मिलकर कहीं जाएंगे तो हम लोग कोई सरकारी आदमी नहीं है, हमारी बातों को सुन सकता है, 10 में से एक आदमी रोक भी सकता है, लेकिन सब नहीं रोकेगा। बस यहाँ भी यही था। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किए, मानते इनके साथ में 200 आदमी होगा, 200 आदमी मिलकर जाएंगे, बोलेंगे कि सती प्रथा को रोकिए। अब 5 को बोला, ये को मान गया, 4 को तो नहीं माना, नहीं मानेगा पक्का है। तो इन्होंने सोचा कि हम सती प्रथा पे 1-2% रोक लगा सकते हैं, 100% रोक लगाने के लिए सरकार का सहारा लेना बहुत जरूरी है। बस सरकार कानून बना दिया तो फिर तो किसी का हिम्मत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास। लॉर्ड विलियम बेंटिक बोले कोई दिक्कत नहीं है, सती प्रथा को तुरंत अंत कर देते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत कर दिया। तो देखिए सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। किसके सहयोग से? किस अंत कब हुआ? अंत किसने किया? किसके सहयोग से? अब सोचिए, सती प्रथा को अंत कर दिया गया, मतलब अब पुरुष की मौत होगी तो महिला चिता पे नहीं बैठेगी। अब पुरुष महाराज को बुरा लग गया, बोला हमारा मौत है, हमारा बीवी क्या करेगी, इसका कोई जरूरत है? अगर इसकी मौत हो जाती तो हम तो दूसरा शादी कर लेंगे। इसका बोलने का स्टाइल पहले देखिए, अगर हमारी पत्नी की मौत हो जाती है तो हम दूसरा न तीसरा शादी कर लेंगे, लेकिन हमारा मौत हो गया तो इसका कोई जरूरत है जी, कोई कम है? तो इसको भी मानना चाहिए सती प्रथा। तो देखिएगा कहाँ गया ये बाल कृष्ण बहादुर है ना, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है साहब, समझना। ये आदमी इसका विरोध किया, विरोध करने में बड़ी आदमी है, लेकिन बड़ा आदमी का पहले नाम आता है ना। बाल कृष्ण बहादुर जो है ना,
इसका विरोध कर दिया। अब क्वेश्चन यही है कि सती प्रथा का अंत का विरोध किसने किया? ये लोग अंत करने वाले हैं, ये लोग अंत करने वाले हैं, ये अंत का विरोध किया है, शराबबंदी का विरोध किया। शराबबंदी नहीं है, समर्थन में नहीं है। अब ये बाल कृष्ण बहादुर जो है वो सती प्रथा का अंत का विरोध किया। तुरंत अम्बेडकर धारा 17 के तहत बोला कि जो जो आदमी सती प्रथा में शामिल रहेगा सब पे कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए आगे देखिएगा, आगे अरे भाई गड़बड़ हो गया ना, पहुंच गए काजी ना, पहुंच गए थे ना। 10 कह अखंड भारत का चित्र, अखंड भारत का चित्र कहाँ, अखंड भारत का चित्र कहाँ लगाया गया? देखिए अखंड भारत है क्या, अखंड भारत है क्या? तो बताया जाता है कि हमारे एक मौर्य वंश था, हमारा एक मौर्य वंश था, मौर्य वंश था। मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश का विस्तार खूब हुआ, मौर्य वंश का विस्तार खूब हुआ। तो उस विस्तार को कहा गया अखंड भारत, जिसमें आपका बहुत सारा देश शामिल है ना, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान से लेकर नेपाल, अफगानिस्तान सब शामिल है ना। तो बहुत से देश शामिल है। तो उस अखंड भारत को ध्यान देगा, उस अखंड भारत का मानचित्र हमारा नया वाला संसद भवन में लगाया गया है। किसमें लगाया गया है? नया संसद भवन में। लेकिन नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश अखंड भारत के चित्र पर आपत्ति जताई है। उसको बोलना है कि ये गलत है। पाकिस्तान तो बोल दिया कि भारत का ये विस्तार विधि विचार है, यानी भारत जो है वो अपना एरिया को बढ़ाना चाहता है। अगर पाकिस्तान को लगता है कि अखंड भारत हमारी सोच है, अगर पाकिस्तान को लगता है कि अखंड भारत हमारी सोच है और ये मेरा विस्तारवाद नीति है, तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, पाकिस्तान जो कर रहा है वो सही हो जाए। हम तो चाहते हैं जी, है ना, कि हमारे बच्चे पढ़े। एक था पाकिस्तान, है ना, हम तो पढ़ ही लिए एक है पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़े एक है पाकिस्तान। नहीं, एक था पाकिस्तान, मतलब हमसे